लेकिन अब आज कहिए कि नेताजी तो उस समय मोटरसाइकिल पे भी प्रचार किए, नेताजी तो एम्बेसडर कार इंतजाम करके प्रचार किए। अब आज के दौर में सामान्य नेता भी एम्बेसडर से ऊपर चल रहा है। आप बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि भाजपा के पास अनुशासित कार्यकर्ता और संगठन के लिए न्यौछावर करने वाले कार्यकर्ता। तब ऐसा साथ छोड़ा कि इतनी बुराइयां, तो एक तरफा प्यार में दिल टूटा आशिक भी अपने महबूब की नहीं करता जितनी अखिलेश जी की करते हैं। चाहे राजभर जी का हम बात करें या महान दल वाले, उसमें तो बहुत सारी चर्चाएं। आप ऑर्गेनाइज्ड कोई ऐसा ग्रुप या वो नहीं है जिसको हम टास्क देते हों कि आज योगी जी को निपटा देना है, आज इनकी बहुत अपमानित करना है, या इनको कोई इस तरह का टास्क मिलता हो कि आप इस तरह का हमला करिए। फिर कोई बाहुबली हारता ही नहीं। हारते क्यों है बाहुबली? हारते नहीं क्या? कौन नहीं हारा है? नमस्कार। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं उदयवीर सिंह जी। उदयवीर सिंह जी, जिन्होंने जेएनयू से पढ़ाई की, वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं और समाजवादी पार्टी की भविष्य की दशा और दिशा तय करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आज हम उनसे बात करेंगे उनके जीवन के बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में, उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में और समाजवादी पार्टी में किस तरीके का उनका दायित्व है और क्या वो करना चाहते हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार सर, हम इस बातचीत की शुरुआत करना चाहेंगे आपके शुरुआती जीवन से। किस तरीके से आपने राजनीति की शुरुआत की, किस तरीके की आपकी पढ़ाई हुई, आप अपने अगर संक्षेप में हमें अपने शुरुआती जीवन के बारे में बताएं। मैं बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूँ और अकेला बेटा था पिता का। मेरे फादर जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे। मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई पहले टूंडला, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक टूंडला कस्बा है, वहाँ के क्राइस्ट द किंग स्कूल में की। उसके बाद 6 से 12 तक मैं मिलिट स्कूल धौलपुर में पढ़ने का मुझे अवसर मिला और 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से किया। अपना एमए एमफिल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से किया पॉलिटिकल साइंस में। और उसके बाद मैंने 3-4 साल एक डिग्री कॉलेज में, कैराना में, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट जो होता था, अब तो शामली हो गया जी। कैराना में एक विजय सिंह पौथिक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 4 साल पढ़ाया। और उसके बाद से स्टूडेंट लाइफ से ही मैं छात्र राजनीति से जुड़ा था। समाजवादी पार्टी से भी जुड़ गया था छात्र सभा के पदाधिकारी के रूप में। फिर मैं युवजन सभा में रहा और तब से राजनीतिक काम माननीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद और सानिध्य और उससे मैं करता रहा। और जो भी ये यात्रा है वो उसी तरह चल रही है। आप जेएनयू में थे। जेएनयू का एटमॉस्फेयर बहुत लेफ्ट की राजनीति के लिए माना जाता है और आप समाजवादी पार्टी से राजनीति करते हैं। उस एटमॉस्फेयर और समाजवादी पार्टी से जुड़ाव के बारे में अगर आप बताएं कुछ। देखिए, पहले मैं भी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था और धीरे धीरे जैसे जैसे परिस्थिति बदली है, पहले चुनाव पूरा लेफ्ट संगठनों के बीच में होता था। बिल्कुल। एसएफआई, आइसा या जो भी एक हार्डकोर लेफ्ट एंड लिबरल लेफ्ट के बीच में होता था। एनएसयूआई वहाँ थोड़ा बहुत लड़ती थी और धीरे धीरे जैसे देश की राजनीति बदली वैसे वहाँ भी ये डिवाइडिंग लाइन शार्प हो गई और चुनाव लेफ्ट और राइट होने लगा। लेफ्ट के लोग संगठन सब अलायंस में आने लगे और छात्र राजनीति के दौरान ही जो एक कम्युनिज्म और सोशल डेमोक्रेट्स में डिफरेंस होता है वो मुझे महसूस होने लगा। तो मैं कम्युनिस्ट पार्टी के जिस संगठन में काम करता था उससे अलग हो गया और थोड़े दिन तक मैं एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का समर्थक होकर रहा। और मेरा माननीय अखिलेश यादव जी से पहले से जान पहचान संपर्क था, पॉलिटिकल लोगों से उठना बैठना बातचीत भी थी। तो धीरे धीरे मैं जब समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय विंग बनी और श्री संजय लाठर जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने मुझे छात्र सभा में एक राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में जोड़ा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी उस साल और कई साल तक हम लोगों ने यूनिट बनाई। फिर हम छात्र राजनीति से जुड़ गए, छात्र सभा के लोगों को चुनाव लड़ाने लगे और वहीं से फिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में समाजवादी पार्टी में मैं सक्रिय हो गया। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में आपने समाजवादी छात्र सभा की यूनिट बनाई थी वहाँ पे उस समय? हाँ, मैं तो चुनाव लड़ने के दिन पार कर चुका था, लेकिन जब मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बना तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की छात्र विंग बनाई गई, चुनाव भी लड़ाए गए और पहली बार पहला प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हमारे टाइम में श्री सतपाल शर्मा थे, जो आजकल बीएचयू में प्रोफेसर हैं, एसोसिएट हैं, प्रोफेसर हैं
और हमारे साथी हैं, जी तो बहुत सारे लोग उसमें जुड़े। लेकिन फिर जब हम पास आउट हो गए तो फिर कैसी परिस्थितियां रही वो अलग विषय है। और हम लोग भी छात्र सभा से युवजन सभा में चले गए, तो युवजन सभा देखने लगे। आजकल जो हमारी छात्र सभा की राष्ट्रीय विंग है, उसकी भी जेएनयू में यूनिट है अच्छा। और वो काम करते हैं। अभी जैसे आपने बताया लेफ्ट राइट जिस तरीके से बदला विचारधारा की, अगर बात करें उदयवीर सिंह जी की, तो वो अपने आप को कहाँ पाते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर या इन सबसे इतर कुछ और? मैं तो शुरू से ही सामाजिक परिवर्तन और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का पक्षधर रहा हूँ और खुल के राजनीति किया हूँ। तो शुरू से ही मैं प्रगतिशील राजनीति का पक्षधर रहा हूँ, जो सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो समाज में बराबरी, सम्मान, हक, हिस्सेदारी, भागीदारी की बात होती है। और इस फ्रंट पे हम लोग यूनिवर्सिटी के दिनों से ही काम करते आ रहे हैं। जो भी हमारी छोटी बड़ी जो भी परिस्थिति थी, उसमें हम लोगों ने कभी इस धारा के विपरीत इधर उधर राजनीति नहीं की। अभी आपने बताया कि अखिलेश जी से आपके पुराने संबंध थे, जी जी। आप जरा इस बारे में थोड़ा और विस्तार से थोड़ा बताएंगे, अखिलेश जी से आपकी पहली मुलाकात कब कैसी रही और आपके उनसे कैसे शुरुआती संबंध कैसे थे? मैं तो अखिलेश यादव जी को व्यक्तिगत रूप से स्कूल के दिनों से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी मिलिट्री स्कूल का स्टूडेंट था और वो मेरे सीनियर थे, 2 वर्ष मेरे सीनियर थे, स्कूल में थे। और वो बहुत क्लोज कैंपस होता है वहाँ पे, पीटी, गेम्स, स्पोर्ट्स, सारे डिबेट, सारे कंपटीशन साथ होते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं और बहुत ज़्यादा एसोसिएट करते हैं स्कूल के लोग। अकेले धौलपुर के नहीं, 5 मिलिट्री स्कूल में, पाँचों मिलिट्री स्कूल के लोग बहुत एसोसिएट करते हैं। तो उसी लिहाज से मेरा व्यक्तिगत संपर्क और एसोसिएशन, और वो एक बहुत ही अच्छे व्यवहार के सीनियर माने जाते थे, जिसका भी उनसे संबंध रहा बहुत अच्छा, यादगार रहा। तो उस तरीके से मेरा जुड़ाव राजनीति में आने से पहले छात्र जीवन से उनसे था और व्यक्तिगत संपर्क में लिहाज सम्मान उनका पूरा करते थे सब लोग, हम भी करते थे। और वो हमेशा बहुत ही सदाचारी और बहुत ही अच्छे व्यवहार के सीनियर रहे, तो सारे लोग उनको दिल से सम्मान करते थे। अभी आप अखिलेश यादव जी के और आपको जो एक सामान्य उम्मीद है उसमें ये माना जाता है आप उनके बहुत करीबी हैं, और समाजवादी पार्टी में जिसको लेके अभी आपकी पार्टी से जो इस समय निष्कासित हैं और जिन्हें कहा जाए बगावती तेवर दिखा रहे हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया कि आप अखिलेश जी के कान भरते हैं, राजा भैया से मनमुटाव कराने में आपका योगदान था, इस तरीके से। इन सब चीजों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और मैं चाहता हूं कि पार्टी के अंदर किस तरीके से क्या चलता है, आप उसके बारे में भी अगर बताएं। समाजवादी पार्टी में कुछ अंदर बाहर नहीं, जो देखिए पार्टी के अंदर जो लोग होते हैं वो आपका सम्मान करते हैं, आपका पैर छूते हैं। और दल बदलना होता है तो उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। जब ऐसा बोलते हैं तो अपना ही चरित्र बताते हैं। बिल्कुल। अगर किसी को खराब मानते हो तो उस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाओ, क्यों नहीं उठाते हो? और देखिए, जो भी पार्टी का वर्कर है उसे लीडर में विश्वास है। मैं पार्टी का वर्कर हूँ, मुझे मेरे नेता में विश्वास है, तो मेरे नेता मैं जानता हूँ कि मेरे नेता जो फैसला लेते हैं खुद लेते हैं। वो सक्षम है ये जानने में, समझने में कि मैं उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ या मैं उनके कान भर रहा हूँ। क्योंकि 2 साल पहले क्या राजनीति थी, आज क्या है परिस्थिति, सबको पता है। अगर आपको ही मैं आज कोई झूठ बोलूँगा और वो 6 महीने बाद तो आपको पता लग जाएगा, साल भर में पता लग जाएगा। बिल्कुल। तो अगर आपको इसी पार्टी में जीवन भर रहना है, इन्हीं के नेतृत्व में काम करना है, तो 1 साल तक आप गुमराह करेंगे, फिर क्या करेंगे? बिल्कुल। पार्टी नेता से पार्टी है, पार्टी से कार्यकर्ता है, या उल्टा कहिए कार्यकर्ताओं से पार्टी है, पार्टी से नेता है। बिल्कुल। तो पार्टी का नुकसान नेता का नुकसान है, नेता का नुकसान कार्यकर्ता का नुकसान है। आज अखिलेश यादव जी सीएम होते उत्तर प्रदेश के, या समाजवादी की सरकार होती, तो क्या हमारे नेता कार्यकर्ताओं का इस तरह उत्पीड़न होता? तो नेता, कार्यकर्ता, पार्टी तीनों जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने व्यक्तिगत या कोई और कारण से नेता का या पार्टी का नुकसान करेंगे तो वो साल भर में समझ जाएंगे, कुछ समय बाद मालूम सच्चाई सामने आ जाएगी तो उस समय अलग कर देंगे। इसलिए अज्ञानी लोग कुछ भी कहें, मौका परस्त लोग कुछ भी कहें,
अपने गलत कामों को, दुष्कर्मों को, राजनीतिक पापों को छुपाने के लिए आपके सामने कुछ भी कहें, अपनी ईगो बनाए रखने के लिए, लोगों के सामने सही दिखने के लिए कुछ भी कहें। लेकिन जो सच्चे पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं वो सब जानते हैं कि पार्टी के हित में ही हमारा हित है और नेता के हित में ही हमारा हित है, इसलिए सब उसी दृष्टिकोण से काम करते हैं। जहाँ तक ज़्यादा कम, कौन ज़्यादा नज़दीकी है कौन कम नज़दीकी है, कोई ये तय करता है वो तय करता है, ये सब अफवाहबाजी है। जब लोग की हिम्मत नहीं होती किसी बड़े को टारगेट करने के लिए, तो किसी को हर जगह एक डस्टबिन की ज़रूरत होती है, कहीं बुराई डालने की ज़रूरत होती है तो वो डालते हैं लोग, वो विषय नहीं है। ये समाजवादी पार्टी वर्कर बेस्ड पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जहाँ का कोई सामान्य कार्यकर्ता बड़े से बड़े नेता के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सीधा कह सकता है, और राष्ट्रीय नेता ये समझ सकते हैं कि जो सामने वाला शिकायत कर रहा है वो सही है कि गलत है। तो यहाँ न कोई बहुत ज़्यादा नज़दीकी है न कोई बहुत दूर है। समय पड़े पे सामान्य कार्यकर्ता भी बड़े से बड़े नेता से ज़्यादा काम भी कर सकता है, कुर्बानी भी कर सकता है और नेता पर प्रभाव भी डाल सकता है। और समाजवादी पार्टी की लीडरशिप इसीलिए जानी जाती है। छोटे छोटे व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्षेत्र में जाते हैं, कोई सामान्य कार्यकर्ता उनसे कोई बात कहता है, साहब मेरे यहाँ हो लीजिए, उसके यहाँ चले जाते हैं। ये किसी और पार्टी में नहीं होता, आप बताइए होता हो तो? कोई भाजपा का बड़े से बड़ा नेता बता दे कि मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने घर ले जाऊंगा, ले जाए? कोई नहीं ले जा सकता। तो इसलिए समाजवादी पार्टी में ये लोगों की अपनी सोच है कि वो ज़्यादा नज़दीकी है, वो कम नज़दीकी है। समय पे हर व्यक्ति को जैसा काम मिलता है और जैसा नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नज़र में उसकी परफॉर्मेंस होती है, वो नज़दीकी हो जाता है, कभी डांट पड़ जाती है। और ये दोनों एक राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता के संबंध का हिस्सा है। किसी भी प्रोत्साहन भी उन्हीं से मिलना है, डांट डपट भी उन्हीं से मिलनी है, तरक्की भी उनसे मिलनी है। कोई गलती हो जाएगी तो कुछ सजा भी मिल सकती है। तो ये सारी बातें जो हैं दूर से बैठ के लगती हैं कि बहुत अच्छी हैं, लेकिन लोग अपनी सुविधा के हिसाब से कहते हैं। ये वर्कर बेस्ड पार्टी है, यहाँ के हर कार्यकर्ता का अपना सम्मान और प्रभाव है और नेता की नज़र में सब लोग। उदयवीर जी, मैं इस बारे में और चर्चा अलग से आपसे करूंगा। पहले मैं अभी जानना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी की प्रदेश राजनीति में आप कब से सक्रिय हुए? मुलायम सिंह जी के साथ आपके कैसे संबंध थे और आप किस तरीके की भूमिका अभी तक आपने निभाई है समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, नेताजी तो पिता तुल्य थे शुरू से ही। हम तो माननीय अखिलेश जी के परिचय से जाते थे, जब सक्रिय नहीं थे तब भी मिलने जाते थे। तो नेताजी से जब भी सामना होता था तो आशीर्वाद चरण स्पर्श करते थे। और जब मैं छात्र सभा में सक्रिय हुआ जी, तो नेताजी का बहुत आशीर्वाद था। एक सम्मेलन में उन्होंने मेरी खूब तारीफ की मंच से, पहली बार जब मुझे बोलने का मौका मिला झांसी के युवा सम्मेलन में जी, और बहुत तारीफ की। तो मुझे जितने लोग नहीं जानते थे सब पता करने लगे कौन है, क्योंकि नेताजी का भाषण तो सारे लोग सुनते थे और बाकी लोग तो वक्ता आते हैं बोलते रहते हैं। मैं भी आया, 2-3 मिनट मौका मिला, अपना बोले चले गए। तो कुछ सुझाव जो यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स से जुड़े थे, तो मैं छात्र सभा में था तो मैंने दिए। तो नेताजी को बहुत अच्छा लगा कि जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का कोई लड़का है। और उस समय एक प्रस्ताव आया था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को यूडीसी बना दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट कमीशन बना दिया जाएगा। तो हम लोगों ने कहा कि ये तो सैद्धांतिक रूप से सरकार ग्रांट देने से पीछे हटना चाहती है, प्राइवेटेशन का एक इस तरह के कुछ सवाल हम लोगों ने कहे थे कि इनको मूल प्रस्ताव में जोड़ा जाए जी। तो अमेंडमेंट मैंने पेश किया था। तो नेताजी ने बहुत खुश होके कि यूथ संगठन का कोई लड़का आके कह रहा है और मुझे उनकी बात अच्छी लगी। तो वो हमेशा से प्रोत्साहित करने वाले रहे। और कोई 19-20 में उससे गलती भी हुई तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो नेताजी के लिए तो मैं हमेशा अच्छा ही लड़का रहा। जब कभी वो भाई पार्टी बड़े हैं तो कभी खुश हैं, कभी नाराज हैं किसी बात से, तो नाराज भी रहे तो उन्होंने यही कहा कि अच्छा लड़का है, ये गलती कैसे किया। तो इसलिए नेताजी से तो हमेशा पिता तुल्य वाला आशीर्वाद और वो मिला। और मैंने भी, क्योंकि माननीय अखिलेश जी युवा संगठनों के प्रभारी थे, हम लोगों के और युवाओं के काम अखिलेश जी तक ही हो जाते थे। तो नेताजी से तो आशीर्वाद लेने वाली बात थी, वो हमेशा मिलता रहा।
आपने नेताजी की भी राजनीति को करीब से देखा, अखिलेश जी की राजनीति को भी करीब से देख रहे हैं, और आप लोग समाजवादी पार्टी के कुछ उन लोगों में से थे कि जब एक समय समाजवादी पार्टी में कुछ आपसी असमंजस जैसी स्थिति रही तो आप लोगों ने खुलकर अखिलेश जी का झंडा उठाया, जिसका आपको जो है हरजाना भी एक बार भुगतना पड़ा, आपको पार्टी से डांट डपट भी पड़ी, निष्कासन भी हुआ, जो उस समय का विवाद था। अब वो खैर पुरानी बात है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, अखिलेश जी और मुलायम जी की राजनीति में आपको बेसिक डिफरेंस क्या लगता है? दोनों की कार्यशैली में किस तरीके से आपको लगता है नई सपा में क्या अंतर है? कोई डिफरेंस नहीं, समय का डिफरेंस है बस। देश की राजनीति बदली है, बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी आई है, नई तरह की पीढ़ी आई है, उसकी नई तरह की डिमांड्स हैं। तो अखिलेश जी उस पीढ़ी से भी एसोसिएट करते हैं, नई टेक्नोलॉजी भी जानते हैं, और राजनीतिक परिस्थितियां जो बदली हैं उनके हिसाब से पार्टी को एडजस्ट और मॉडिफाई कर रहे हैं। नेताजी के ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, दुष्प्रचार, राजनीतिक षड्यंत्र, बहुत सी अफवाहबाजी कम होती थी, आज ज़्यादा होती है। पार्टी की इमेज को टारगेट करने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा करते, और माननीय राष्ट्रपति जी ने उस तरह के संगठन, उस तरह की व्यवस्थाएं की हैं। मूल में जो था, नेताजी की भी मूल में भी किसान था, नौजवान था, सामाजिक न्याय था, गरीब गुरबा की तरक्की थी, बड़े गरीब अमीर में की जो खाई है उसे कम करने की कोशिश थी। अखिलेश जी की पॉलिटिक्स में भी यही है, चीजें बदली हैं। नेताजी के सामने चुंगी बड़ा विषय था, पंचायतों में आरक्षण बड़ा विषय था, किसान को लागत का मूल्य मिले ये विषय बड़ा विषय था। तो अखिलेश जी ने यही काम इस तरह किए कि हम एक्सप्रेसवे बनाएं। आज नई इकोनॉमी में स्पीड की ज़रूरत है, आज पैदावार ज़्यादा हो रही है, मंडियों में सही किसान का माल पहुंचाने की ज़रूरत है। आज दिल्ली की मंडी भी देखो, बम्बई की भी देखो, यहाँ की भी देखो, तो उस तरह के संसाधन देने की कोशिश की है। नेताजी ने मंडी शुल्क हटाया, खत्म किया, चुंगी शुल्क खत्म किया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ी बड़ी मंडियां बनाई। काम तो वही है जी। तो आप जिस तरह भी देखेंगे, नेताजी ने विद्याधन दिया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए काम शुरू किया। डिजिटल डिवाइड जो पैदा हो रहा था उसको दूर करने के लिए लैपटॉप बांटा। तो कुल मिला के अर्बन रूरल डिवाइड, गरीब अमीर के बीच में दूरी, अगले पिछले में दूरी, जो विकास की मुख्य धारा से लोग जुड़ गए हैं और जो पीछे रह गए हैं उनको कैसे बराबर लाया जाए, कैसे उनका सम्मान, हिस्सेदारी दी जाए। राजनीति दोनों लोगों की वही है, मूल उद्देश्य वही है। लेकिन अब आज कहिए कि नेताजी तो उस समय मोटरसाइकिल में भी प्रचार किए, नेताजी तो एम्बेसडर कार इंतजाम करके प्रचार किए। अब आज के दौर में सामान्य नेता भी एम्बेसडर से ऊपर चल रहा है। तो जैसी परिस्थितियां देश प्रदेश विश्व की बदली हैं, उस तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी एडजस्ट किया है और किसी भी ग्रोइंग जीवांत संगठन को बढ़ने वाले चैलेंजेस से के हिसाब से बढ़ना चाहिए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत सक्सेसफुली उसको लेके चल रहे हैं। अखिलेश जी ने अपने कार्यकाल में काम किया, जो वो दावा करते हैं या कहते हैं, जो लखनऊ में काम दिखता भी है। लेकिन 14 से 24 तक 22 के चुनाव को छोड़ दिया जाए, बाकी लगभग हर चुनाव में ऐसा रहा कि समाजवादी पार्टी की जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं, उस तरीके के रिजल्ट नहीं आए, बल्कि उससे बहुत ही बुरे आए। अगर हम चुनाव दर चुनाव बात करें तो आपको क्या लगता है कहाँ समस्या आई? 14 में अखिलेश जी ने कहा एंटी अनकन्वेंसी है, 17 में अखिलेश जी ने कहा मैं अपनी बात समझा नहीं पाया, भाजपा वालों ने कब्रिस्तान और जो है शमशान की बात करके मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया। उसके बाद फिर हम 22 जो है हार गए। 24 में आपकी पार्टी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करती नजर आई जी। तो आपको क्या लगता है 14 में क्या गलती हुई, 17 में क्या गलती हुई, 22 में क्या गलती हुई, या किस तरीके से समाजवादी पार्टी उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं कर पाई जो कैलिबर या जिस तरीके की उम्मीद कम से कम समाजवादी कार्यकर्ता को उससे था? देखिए ऐसा है, आप इसको दूसरी तरह देखिए, आकलन करने के तरीके में अंतर है। ठीक है, हर व्यक्ति ये मान रहा है कि हार और जीत, आम आदमी के लिए रिजल्ट मैटर करता है। बिल्कुल, आप जीत गए तो जो हुआ सब सही,
आप हार गए तो जो हुआ सब सब खराब। कमियां रही। इस देश की राजनीति में एक तूफान आया, एक भूचाल आया। आप मोदी फैक्टर की बात कर रहे हैं? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जी। पूरा राजनीतिक परिवर्तन हो गया 2013 के बाद। जिस तरीके से सारे मीडिया हाउसेस कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में चले गए, इमेज बिल्डिंग कॉरपोरेट लेवल पे चली गई, जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट करके खत्म करने की कोशिश की गई, या तो उनके लीडर्स को तोड़ दिया गया, या तो उनको तमाम तरह की जांच एजेंसी वगैरह को लगा के उन लोगों को एक दबाव बना के पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस किया गया, कुछ लोगों के दलों में विवाद कराए गए, और इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई कि हर पार्टी को पूरा बदलना पड़ा अपने आप को। इसका असर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के रिजल्ट पे पड़ा। जिस वोट शेयर पे समाजवादी पार्टी 12 में सरकार में आई थी, भाजपा के लोगों ने, अब तो सब जानते हैं, तमाम तरह की बाधाएं पैदा की, और उन बाधाओं को अखिलेश जी को मैं इस बात के लिए, मतलब एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन बाधाओं को उन्होंने बहुत सक्सेसफुली पार करते हुए अपनी पार्टी का वैसा नुकसान नहीं होना दिया जैसा दूसरी पार्टियों का हुआ। 17 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का वोट शेयर वही था जो 12 में था, लेकिन जो दूसरे दल कमजोर किए गए और उनका पूरा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गया। तो हम हारे नहीं, भाजपा जीती। उन्होंने दूसरी पार्टियों का जो ट्रायंगुलर पॉलिटिक्स थी उसको 1 to 1 करके वो बड़ा वोट शेयर अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया। आप दूसरी पार्टियां कह रहे हैं, मैं अगर खुल के कहूं तो आप बसपा की बात कर रहे हैं। बसपा, और हर प्रदेश में, हर देश में अलग अलग तरह की। मैं अभी अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहूं, नहीं, बसपा है, छोटे दल हैं, हाँ, उनको जोड़ा गया, वो अपना वोट लेते थे। तो मैं एक पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ। 17 में हम उसी वोट शेयर पे थे, तो हमको भरोसा था कि हमारी अच्छी सीटें आएंगी। हम अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट कर रहे हैं, जिस परफॉर्मेंस हमने स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई, नहीं बनी। 17 में हमने कांग्रेस से अलायंस किया, कुछ बाधाएं आई, कुछ समस्याएं आई, कुछ चलिए, हमने लेकिन दोष कभी नहीं दिया। अभी आज तक आप किसी समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर किसी के, ये नहीं कहेंगे कि 17 में हम किसी और की वजह से हारे। 19 के रिजल्ट में हमारी बहुजन समाज पार्टी से अलायंस हुई। उस अलायंस में सब लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी का वोट तो सपा को मिल जाएगा, क्या समाजवादी पार्टी अपना वोट ट्रांसफर कर पाएगी? माननीय अखिलेश जी ने अथक मेहनत करके बहुजन समाज पार्टी के हर उम्मीदवार को इतनी ईमानदारी से लड़ाया कि वो जैसे उनका उम्मीदवार। हम 5 के 5 रहे, हमें वोट एक्स्ट्रा नहीं मिल पाया, लेकिन हमने बहुजन समाज पार्टी को बहुत सारे अन्य फैक्टर्स के बावजूद 10 सीटें प्राप्त हुई। हमने तो ज्यादा वोट ट्रांसफर किया, चाहे हमें उतना मिल पाया या नहीं मिल पाया। और वोट ही ट्रांसफर नहीं किया, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के मन में समाजवादी पार्टी के लिए, माननीय अखिलेश यादव जी के लिए एक सम्मान और एक भाईचारे का भाव उसी अलायंस के टाइम से आ गया। जितने सम्मान के साथ उन्होंने उनके बहुजन समाज पार्टी के लीडर्स को चुनाव लड़ाया, जितना उनसे मेलजोल में सम्मान किया, जितना बहुजन समाज पार्टी की नेतृत्व को उन्होंने रेस्पेक्ट किया, लिहाज किया, और अलायंस टूटा, एक तरफा टूटा, बिल्कुल बीएसपी ने घोषित की, उसके बावजूद भी हमने दोषारोपण कभी नहीं किया। बिल्कुल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी दोषारोपण नहीं किया। बिल्कुल। फिर हमने कुछ और चीजों से सबक लिया। 19 में हमारा वोट शेयर 17 से भी ज्यादा था, बढ़ा। फिर हमने 22 के चुनाव लड़ा, और 22 में हमें लगा कि हमारी सरकार आ जाएगी। बिल्कुल। सबने कहा 34% वोट पे सरकार बन जाती है, हम्म। हमें 36% वोट मिला। और कुछ क्षेत्रीय गठबंधन भी किए। जी। कई तरह की समस्याएं आती हैं जब लोग, आप कोई नया प्रयोग करते हैं। तो हमारी सीटें तो बढ़ी, वोट भी बढ़ा, लेकिन उतना नहीं बढ़ा कि हम सरकार बना लें। लेकिन हर इलेक्शन से समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश जी ने कुछ नया जोड़ा,
कुछ नया सीखा और अपने ताकत, अपना समर्थन बढ़ाया। और 24 में हमने वो रेखा भी पार कर दी जो स्पष्ट बहुमत की है। जी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से सामाजिक शक्तियों का राष्ट्रमाननीय अखिलेश यादव जी ने जोड़ने का काम किया है, पुनर्मिलन की कोशिश की है, ये प्रयास किया है कि संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग एक झंडे के नीचे आए। और जिस तरीके से जनता के बीच में रुझान मिला, लोकसभा में टिकट वितरण में हर जाति, हर वर्ग को उसकी संख्या के अनुपात में, उसकी समीकरण के हिसाब से, जिले की पार्टी की राय के हिसाब से सबको स्थान मिला, भागीदारी मिली और जनता ने खुल के समर्थन भी किया। जिन बिरादरियों के नाम पे पार्टियां चल रही हैं वो एक एमपी नहीं बना पाए। समाजवादी पार्टी के पास एमपी है हर बिरादरी। मैं आपसे बातचीत को और आगे ले जाना चाहता हूँ, लेकिन इस बीच में कुछ कुछ सवाल है मेरे एक एक चुनाव से जुड़े हुए। आपने गठबंधन की बात की। सामान्य राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो कहते हैं गठबंधन करने में अखिलेश जी बड़ा दिल तो दिखाते हैं, हर बार उन्हें गठबंधन से नुकसान मिलता है, चाहे वो मायावती का गठबंधन हो, चाहे आरएलडी के साथ हो। उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, एक तरफा प्यार सा लगता है। आप क्या कहेंगे मायावती के साथ उस गठबंधन को समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी में आप मानते हैं कि कहीं चूक हुई? कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स में, लंबी राजनीति के लिए समाज में पार्टी की और नेता की स्वीकार्यता महत्वपूर्ण है। आज चौधरी जयंत सिंह समाजवादी पार्टी के गठबंधन को छोड़ के चले गए। बिल्कुल। उनका कोई कार्यकर्ता हिम्मत से समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी की को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। अगर वो उनसे पूछा जाए आपकी दूसरी चॉइस क्या है, तो समाजवादी पार्टी कहेंगे। भले ही वो अपने पार्टी के डिसीजन को मान रहे हों, लेकिन उनके मन में ये भाव है कि अखिलेश जी ने ईमानदारी से उनकी पार्टी, उनके नेता का सम्मान किया, उनके मुद्दों को उठाया, किसान के मुद्दों को उठाया। और वो ये भी जानते हैं कि क्या कारण है जिनके कारण राजनीतिक तर्क के विपरीत वो गठबंधन टूट गया। कोई कारण होना चाहिए ना नाराजगी का, कि बस ये कारण है कि 7 सीट अखिलेश जी दे रहे थे, वो खराब बात थी। 2 सीट लोकदल ने, भाजपा ने दी, वो अच्छी बात थी। तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। और ये जो मजबूरियां होती हैं कार्यकर्ता जानता है, मजबूर करके साथ रखने वाले का इज्जत सम्मान नहीं होती। इसीलिए चाहे भाजपा के गठबंधन में कोई हो, भाजपा के नेतृत्व का सम्मान नहीं करते उनके कार्यकर्ता दिल से। आप बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि भाजपा के पास अनुशासित कार्यकर्ता और संगठन के लिए न्यौछावर करने वाले कार्यकर्ता। मैं उनके कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा। हाँ। जैसे अच्छा, जो दल आपको छोड़, जो उनके दल छोड़, जो लोग, जो दल उनके गठबंधन में है, वो उनके गठबंधन में रह के भी उनकी रोज उनका अपमान करते हैं, उनके बारे में खराब राय रखते हैं। और समाजवादी पार्टी से दूर रह के भी अगर अकेले में आप पूछेंगे तो ये समाज तो इन्हीं कार्यकर्ता नेताओं से बना है ना। जो एक अखिलेश जी का ब्रांड वैल्यू है कि बहुत अच्छे आदमी हैं, सबका सम्मान करते हैं, हर बिरादरी को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ, किसी गठबंधन से कोई चला जाता है या आ जाता है या कुछ सीट कम ज़्यादा आती है, लॉन्ग टर्म में तो समाजवादी पार्टी इस बात से ग्रो करती है कि हमारी पार्टी और हमारे नेता के प्रति सम्मान और विश्वास जनता में बढ़ रहा है। ये महत्वपूर्ण है। आपने बेवफाई की बात की। बेवफाई एक बार हो ठीक, 2 बार हो ठीक, ऐसा हुआ कि आपके साथ जो आया उसने साथ छोड़ा, और जब साथ छोड़ा तब ऐसा साथ छोड़ा कि इतनी बुराइयां तो एक तरफा प्यार में दिल टूटा आशिक भी अपने महबूब की नहीं करता जितनी अखिलेश जी की करते हैं। चाहे राजभर जी का हम बात करें या महान दल वाले, उसमें तो बहुत सारी चर्चाएं। आप कहाँ क्या रह जा रहा है? देखिए, ऐसा है, किसी भी नेता का ग्राफ उठाइए, अगर हम हर किसी की उसी इंटेंसिटी से बुराई करते हैं तो ये समस्या उसकी नहीं है जिसकी बुराई हो रही है, ये समस्या उसकी है जो बुराई कर रहा है। राजभर जी बसपा में थे, बसपा से हटे तो फिर बहन जी के बारे में क्या क्या बोले, दलित समाज के बारे में क्या क्या बोले। पता नहीं आपको वो नारा याद है कि नहीं, जो राजभर जी ने लगाया था, किस नारे? बरोटी वाला,
चारा खाए बरोटी हाँ। में, वो इतना पूरा करना भी नहीं चाहता नहीं नहीं, उसको। आप समझ रहे समझ होंगे। गया। तो जिस पार्टी में आप रहे हो, जिस नेता का टिकट लेके चुनाव लड़े हो, फिर उस इस स्तर पे उसके बाद वो भाजपा के साथ गए। चल सन्यासी मंदिर में। नहीं, वो तो पहले गए थे, उससे पहले भाजपा के साथ रहे, फिर भाजपा के साथ वो विधायक बने, मंत्री बने, फिर उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या कहा। विधानसभा से यही बोला था, चल सन्यासी मंदिर में वाला गाना। अरे चल सन्यासी मंदिर में, इनको भीख मंगाऊंगा कटोरा लेके, ये देश के सबसे बड़े झूठे हैं, और पता नहीं क्या क्या बोला था। अब वो सपा में थे, के साथ आए थे, अब सपा छोड़ गए, तो हर कोई उनका साथ छूटते ही उतना ही बुरा हो जाता है। तब दुनिया ही बुरी है क्या? आप बताओ। नहीं, अगर हर तो उनकी उनकी आलोचना को हम उनकी आदत के रूप में क्यों न लें? बिल्कुल। आप बताओ, उनकी आलोचना को हम उनकी आदत के रूप में क्यों लें? उनकी आलोचना को हम अपनी कमी के रूप में कैसे लें? क्योंकि अगर सारे हमारी बुराई करें तो हम गलत होंगे। अब आपके लिए हर कोई गलत है, तो समाज का कुछ तो सिद्धांत होता है। अगर हमको सब गलत मानेंगे तो निश्चित तौर पे हमको अपने बारे में विचार करना चाहिए कि क्या बात है, हमको सब गलत क्यों मानते हैं। जब राजभर जी का आपसे साथ छूटा, उस समय महान दल का भी था, उस समय फॉर्च्यूनर गाड़ी की बड़ी चर्चा हुई कि आप लोग जब सुनिए, जुड़ते हैं। हमारा साथ छूटा नहीं था, आप शायद समझ नहीं रहे, वो याद भूल गए आप। छोड़ के गए। समाजवादी पार्टी ने खुद लिख के दिया था हाँ। कि आप भाजपा के मुख्यमंत्री से खूब मिल रहे हैं, आपको हमारे अंदर बहुत बुराइयां नजर आ रही हैं, तो आप स्वतंत्र, तो आप हमारी तरफ से स्वतंत्र हैं, अपने जहां आपका दिल करे आप वहां रह आप जाइए। हमारी तरफ से कोई नैतिक, पर वैसे तो कोई हमारे वो अंडर में थे नहीं, लेकिन कोई हमारी तरफ से नैतिक दबाव भी मत महसूस करिए, खुल के अपने मन की राजनीति करिए, हमारी तरफ हमारी कोई ईर्ष्या आपसे नहीं। बिल्कुल। और ये गाड़ी उड़ी तो छोटी मोटी बात है, ये तो पार्टी के संसाधन है। तो आज में समाजवादी पार्टी का कोई लीडर है, कहीं समाजवादी पार्टी के काम से जाता है तो पार्टी के संसाधन प्रयोग करता है। जब वो लोग हमारे गठबंधन में थे तो समाजवादी पार्टी के का वो संसाधन है, उनका प्रचार प्रसार में उन लोग करते थे इस्तेमाल। जब वो हमारा गठबंधन छोड़ के भाजपा के साथ चले गए तो हमारा संसाधन हमारे दल को वापस हो जाना चाहिए, वो वापस हो गया। और भाजपा जैसे बड़े संपन्न सत्ता में रह रहे दल के साथ जाने के बाद छोटे मोटे संसाधन की परवाह भी क्यों करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? कोई तो बहुत छोटी बात है भाजपा के लिए। भाजपा तो जाने कितनी कितनी कीमत में विधायक खरीद लेती है, पार्टियां तो बहुत बड़ी चीज होगी। अभी मैं अगर 22 वाले चुनाव की बात करूं, मुझे याद है अखिलेश यादव जी चुनाव से पहले खुले रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में खुल के कहते थे कि अगर आज मैं अपने दरवाजे खोल दूं तो 1 दर्जन मंत्री और 50 की संख्या में विधायक, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को सपा में शामिल भी किया। उसका उनको राजनीतिक रूप से चुनाव में फायदा नहीं मिला, उन पे भी अखिलेश जी ने अपना बड़ा दिल दिखाया। वहां पे भी सेम चीज रिपीट होती है कि लोग आए, लाभ लिया, चुनाव हारे, जितनों को टिकट दिलवाया वो सब भी चुनाव हारे। उसके बाद भी अखिलेश जी ने एमएलसी बनाया, विधान परिषद भेजा, फिर भी वो अखिलेश जी को छोड़ के चले गए। देखिए, ऐसा है कि जो लोग आए थे वो सरकार बनाने के लिए आए थे, सरकार में रहने आए थे, सरकार बनी नहीं, वो कोई मूल हमारे काडर तो थे नहीं। ये परिस्थिति हर इलेक्शन में आती है। कुछ लोग जो जनता में के बीच के लीडर होते हैं और जिनका ऐसा आकलन होता है कि इनका कुछ जनाधार है, उनकी वो लोग सरकार में आते समय पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। उस समय पार्टी को, लीडरशिप को निर्णय लेना होता है कि इनको लें या न लें। तो जैसी पार्टी की परिस्थितियां होती हैं, अंदर राय मशवरा हो रहा था, उस पर तय होता है। वो मूल वर्कर नहीं है जिनसे हम बहुत ज्यादा लॉयल्टी की एक्सपेक्टेशन करें। और जो चले गए हैं जल्दबाजी में, किसी दूसरे ने सपना दिखा दिया, इसलिए उनकी राजनीति तब क्या थी अब क्या थी, ये महत्वपूर्ण है। जो लोग समाजवादी में रुके हैं, क्या वो बेहतर परिस्थितियों में हैं, या जो कूद फांद कर गए वो बेहतर परिस्थितियों में? इसी से तय होता है भविष्य। मैं इस सवाल को और व्यक्तिगत करके पूछ लेता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य आए, उन्होंने बहुत सारे बयान दिए जिससे पार्टी का कुछ कैडर नाराज भी हुआ, जो उन्होंने रामायण पे बात कही, और उस समय ये माना गया कि अखिलेश यादव जी ने
साइलेंटली उसका विरोध भी नहीं किया, तो उनकी उस पर सहमति है जिसका आरोप लगा। उसी समय से नाराज हुए कई नेता जो अभी हाल ही में पार्टी से नहीं, विचारों में। उस समय से कोई नाराज नहीं है, ये बहानेबाजी है। अच्छा, तो ठीक है? अभी अगर क्योंकि जब स्वामी प्रसाद जी चले गए पार्टी से तो उन लोगों की नाराजगी खत्म हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई ना, बिल्कुल और बढ़ी और वोकल हुए वो लोग। वो नाराजगी नहीं है, इन मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी में पचने की कोशिश है, हम पच जाएं। ठीक है, मैं अगर इन मुद्दों से लोगों की ये मुद्दे लोगों के लिए महत्वपूर्ण होते तो नेताजी के खिलाफ तो कितना आंदोलन किया भाजपा के और आरएसएस के लोगों ने। अगर वो लोग सनातनी होते और इतना ही वो समाजवादी पार्टी की धीरे धीरे धार्मिक मामलों में स्वीकारता बढ़ी है। नेताजी का नाम जब बदला लोगों ने, उनके नाम के साथ मुल्ला जोड़ दिया, मुल्ला मुलायम कहा, मुल्ला मुलायम बोल दिया नेताजी के लिए, इतना अपमानजनक शब्द बोला। उस समय से कितनी स्वीकारता समाजवादी पार्टी की बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है ना। तो उस समय वो लोग समाजवादी पार्टी में थे, उन्हीं नेताजी को भगवान बताते थे, और आज जो है सनातन याद आ रहा है। जब लोगों को भाजपा में जाना होता है, पचना होता है, भाजपा के नेताओं को बताना होता है कि आपके लिए मैं कितना ज्यादा आपके अपोनेंट, पॉलिटिकल अपोनेंट को, आपके राजनीतिक विरोधी जो हम उनके नेता रहे होते हैं, उनके बारे में कितना खराब बोल सकता हूँ, ये बता के वो अपना चरित्र भी बताते हैं। और ये कोशिश होती है नई जगह अपने को कंफर्टेबल करने की। जहाँ तक स्वामी प्रसाद जी का सवाल है, जब वो विवादित बयान दे रहे थे तो जो एक पार्टी का सिस्टम होता है कि बुला के बात की जाती है, समझाया जाता है। पार्टी ने हमेशा उन्हें बुलाया, उन्हें संदेश दिया, उन्हें समझाया। राजनीति में एक पार्टी के अंदर सड़क पे थोड़ा डांटा डपटी होती है, और किसी व्यक्ति की विचार से हम कुछ सहमत भी हैं, पूर्ण सहमत नहीं है। हम धर्म विरोधी नहीं है, लेकिन धर्म या जाति के आधार पर किसी के शोषण के तो खिलाफ। मैं आपको इस सवाल पे और क्लियरिटी चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण के प्रति जिस तरीके की बात की, रामायण की प्रतियां जलवाई, नहीं, गलत। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने साफ मना किया कि मैंने नहीं जलवाई, उनके समर्थन में कुछ लोगों ने जलाई। ठीक है, ठीक, जिन्होंने जलाई उनको चिन्हित क्यों नहीं करते? क्या ना वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता तो है नहीं? जिन्होंने जलाई क्या वो समाजवादी पार्टी कोई कार्यकर्ता है? बताएं कौन कार्यकर्ता है? आज कोई आंदोलन छिड़ जाए, कोई बात छिड़ जाए, उसमें तरह तरह के लोग हैं। कोई धर्म विरोधी भी है, कोई नास्तिक है, कोई आस्तिक है। समाजवादी पार्टी ये थोड़ा तय करेगी कि आपको रोज 5 बार नमाज पढ़नी है या आपको 3 बार मंदिर जाना ही जाना है। बिल्कुल, ये आपका व्यक्तिगत विषय है। आप चाहो 5 बार नमाज पढ़ो, आप चाहो जितना चाहो पढ़ो। जो धर्म मंदिर जाते हैं मंदिर जाएं ना जाएं, ये राजनीतिक विषय नहीं। तो ये सारी बातें जो कहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ऐसा किया, ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी खुद ही खंडन करते रहे वो। लेकिन मंच से रामायण के प्रति उन्होंने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया, ये आज की बात नहीं है। बिल्कुल, ये कोई आज की बात नहीं है। बिल्कुल, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लेके जितने भी दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग के महापुरुष हैं जी, उन्होंने कहीं न कहीं, कभी न कभी धार्मिक ग्रंथों का हवाला देके जी, दलित समाज का, पिछड़ों का, महिलाओं का को जो छोटा या नीचा दिखाने की बात हुई है, ठीक है, उस पर सवाल किया है। बिल्कुल ठीक है, वो सवाल कोई धर्म विरोधी नहीं है, वो सामाजिक बराबरी का सवाल है। बिल्कुल ठीक है। मेरा यहाँ पे सिर्फ सवाल ये बनता है कि क्या समाजवादी पार्टी या व्यक्तिगत रूप से उदयवीर सिंह जी स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान थे उसका समर्थन करते हैं या उसको उसके इसके जब मैं आपसे कह रहा हूँ जी कि हम सामाजिक न्याय के पक्ष में हैं, ठीक है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी सामाजिक न्याय के लिए बोल रहे थे, ठीक है, वहां तक हमारी सहमति है। हम धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम खुद ही धर्म परायण हैं। बिल्कुल ठीक है, अखिलेश जी भी मंदिर बनवाते हैं, पूजा करते हैं, और उनका परिवार धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लेता है, विश्वास करता है, हम लोग भी करते हैं, तो हम धर्म विरोधी कैसे हो जाएंगे? लेकिन इसके लिए किसी को, स्वामी प्रसाद जी एक सीनियर लीडर थे, बिल्कुल, जो जितना सीनियर होता है उसको वैसे समझाया जाता है। और जब हमने समझ लिया कि वो कहीं और जाना चाह रहे हैं तो ठीक है, चले जाएं। वो चले गए जहां उन्हें जाना था। किस कार्यकर्ता, किस नेता पे कब कैसे कार्रवाई होगी
ये तो पार्टी अपनी पॉलिटिकल कन्वीनियंस से तय करेगी ना। बिल्कुल ठीक, इसके लिए हम किसी से परमिशन या पूछने या जस्टिफाई करने थोड़ा जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अगर मैंने कोई राजनीतिक गलती की है तो मेरे नेता मुझे नोटिस देंगे, मुझे चेतावनी देंगे, मुझे साल भर के लिए निकालेंगे, पद से हटाएंगे, या मुझे जिन पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करेंगे। ये तो मेरे दल के नेता अपने हिसाब से तय करेंगे ना। तो वो उसी तरह तय इसके हुआ। जवाब को मैं समराइज करूं, आप कह रहे हैं कि जो सामाजिक समानता की बात है उसमें आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों के सहमत है। जो स्वामी धर्म प्रसाद विरोध मौर्य की- नहीं, कोई भी राजनीतिक दल जो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना चाहता है या कोई कदम ऐसा लाना चाहता है जिससे समाज में बराबरी आए, जो पीड़ित वंचित शोषित वर्ग हैं उनको उनका हक हिस्सा मिले, भागीदारी मिले, हम उस बात के साथ हैं। ये थोड़ा हो सकता है कि हम जाति जनगणना चाहते हैं लेकिन भाजपा ने कहा हम भी चाहते हैं, तो हम कहा हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं, लेकिन उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उससे हमें शक है कि आज राजनीतिक दबाव में बोल दिए हैं, ईमानदारी से करेंगे नहीं। तो हम ये नज़र रखेंगे कि जनगणना ईमानदारी से हो, आंकड़े समय से बाहर आए, आंकड़ों के आधार पर नीतियां बने, सबको उनका हक हिस्सा मिले, ये बात है। मैं एक सवाल ये पूछ लेता हूँ, फिर जातीय जनगणना और आगे के विषय पे आपसे और चर्चा करना चाहूंगा। तो अभी आपने कहा कि भाजपा ने अक्सर जैसे मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम जोड़ दिया, अखिलेश पे भी मुस्लिमों के हितैषी और इस तरीके के आरोप लगाते हैं। आपको लगता है मुल्ला मुलायम कहे जाना या अखिलेश को मुस्लिमों से दिखा के समाजवादी पार्टी को भाजपा या उसके विरोधी नुकसान पहुंचाते हैं, या ये अपमानजनक है? आपने जैसे अभी कहा, किस तरीके से आप इसको देखते हैं जो समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मुसलमानों का हितैषी देखा जाता है? देखिए, कोई नई बात नहीं है। आज़ादी के आंदोलन के समय से आरएसएस इसी तरह काम करते आई। उसने अंग्रेजों के खिलाफ किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। होम डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट है आरएसएस के पास। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की भर्ती के बजाय अंग्रेजों की फौज की भर्ती की बात की। 2 नेशन थ्योरी की बात उन्होंने की ना। वो थ्योरी किसी ने बनाई? उस बात से मुस्लिम लीग और जिन्ना की बात से तो आरएसएस के लोग सहमत थे ना। वो भी कहते थे कि हमें अलग धर्म के आधार पर राज्य दे दो, और ये भी कहते थे कि धर्म के आधार पर इन्हें बाहर भेज दो। आज भी कहते हैं। किसी को सबसे बड़ी गाली जब भाजपा के लोग देते हैं तो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी है, कहते हैं ना। हाँ। तो जो भी उनका पॉलिटिकल अपोनेंट रहा, क्योंकि उनकी राजनीति हमेशा धर्म के आधार पर विभाजन करके राजनीति करने की रही, और अपने खिलाफ जो उनके मन में नफरत है उस नफरत को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने हमेशा ही अखिलेश जी या नेताजी को धार्मिक आधार पर सिंगल आउट करने की कोशिश की, उनको मुस्लिम हितैषी साबित करने की कोशिश की, ताकि उनका अपना एजेंडा जो है धर्म के विभाजन का पूरा हो सके। दुष्प्रचार की एजेंसी तो वो चलाते ही। अच्छा, ऐसा देखा गया है जब भी अखिलेश जी पे या मुलायम या समाजवादी पार्टी पे धार्मिक इस तरीके से, तो जो आपकी आईटी सेल अभी काम कर रही है या जिस तरीके का पार्टी का मैकेनिज्म है, आप कभी उस तरीके से खुला विरोध या जिस तरीके से वो जिसे कहा जाए वो अपने खेमे में आमंत्रित करते हैं कि आप धर्म विरोधी हैं, उस तरीके से खुला उस तरीके से नहीं जाते हैं? तो नहीं, पहले तो हमारी आईटी सेल कुछ है नहीं। कोई जिस तरह का ट्रोल आर्मी बीजेपी ने रखी है, समाजवादी पार्टी ने तो रखी नहीं। आप बताइए कोई आईटी सेल का हेड हो, वो अमित मालवीय इधर कौन है? हमारे तो कार्यकर्ता हैं, सिंपैथाइजर हैं, उन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से ग्रुप बना लिए हैं, वो एक दूसरे को फॉलो कर लेते हैं। हमारा मीडिया सेल है, समाजवादी पार्टी की जो मीडिया विंग है जिसमें पैनलिस्ट मेंबर है। मीडिया सेल अकाउंट की बात नहीं कर रहा। हाँ, समाजवादी पार्टी का अपना एक ट्विटर हैंडल है, समाजवादी पार्टी का पेज है, अभी एक समाजवादी यूट्यूब चैनल पहला बार अभी लॉन्च हुआ है, बिल्कुल जिसके मार्फत केवल समाजवादी पार्टी का प्रचार आ रहा है जी। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी कार्यकलाप करती है जनता के बीच, वो बताए जाते हैं। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, कोई ट्रोल आर्मी नहीं बना रहे हैं। हम केवल समाजवादी पार्टी के विचारों को प्रसारित कर रहे हैं। आप ऑफिशियली कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की कोई आईटी सेल इस तरीके से नहीं है जो उनके लिए अलग से काम कर रहा है? नहीं, जो ऑर्गेनाइज हो, जिसको ऑर्गेनाइज करके एक टास्क दिया जाता हो कि इस नेता को गिरा दो। हम अखिलेश जी के करोड़ों प्रशंसक हैं, कोई उन पर अटैक करेगा तो अपने अपनी तरीके से बहुत लोग जवाब देते हैं।
कोई जिलों में के नेता मुकदमा लिखाते हैं, अपमानित महसूस करता, मैं अपमानित महसूस करूंगा, मेरे नेता कुछ कहेंगे तो जो कर सकता हूँ वो करूंगा। इंडिविजुअल कैपेसिटी में कार्यकर्ता नेता मदद करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड कोई ऐसा ग्रुप या वो नहीं है जिसको हम टास्क देते हों कि आज योगी जी को निपटा देना है, आज इनकी बहुत अपमानित करना है, या इनको कोई इस तरह का टास्क मिलता हो कि आप इस तरह का हमला करिए। इस तरह की कोई व्यवस्थित टोल आर्मी समाजवादी पार्टी ने नहीं रखी है मेरी जानकारी में। अभी मैं जो सवाल मेरा था कि कभी भी आप लोग मुखर होके उस तरीके से नहीं सामने आते हैं कि नहीं मैं धर्म के साथ खड़ा हूं या इस तरीके से, तो ये आपकी स्ट्रेटजी है या आपका रियल फेस ये है कि हम सबको, हमारे लिए मुस्लिम भी उसी तरीके से हैं जिस तरीके से सनातन संप्रदाय, सो कॉल्ड सनातन संप्रदाय जिसे भाजपा कहती है वो है, या फिर ये आपकी स्ट्रेटजी है कि नहीं ठीक है अगर मुझे भाजपा का सनातन संपदा वंपदा से कोई मतलब नहीं, ये केवल पॉलिटिकल टूल है। अगर संपदा से मतलब होता तो आसाम में एक उनका नेता कह रहा होता हम खूब बीफ सप्लाई करवाएंगे, गोवा में कुछ और वादा कर, जानते हैं ना। हाँ वो बिल्कुल बीफ, भाजपा के मंत्री कहते हैं हाँ मैं बीफ खाता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर गाय और ये सब इतना महत्वपूर्ण होता तो भाजपा एक राज्य में लाइन नहीं ले सकती, ले सकती है ना। बिल्कुल ये सब प्रचार तंत्र है जनता को फंसाने का, सत्ता में बने रहने का, बिना काम करे वोट पाने का, रोजी रोजगार विकास के मुद्दों के सवालों से बचने का, अपनी नकम्मेपन नकारापन जो अपनी सरकारों का है उस सरकारों के उस नकारापन का जवाब न देना पड़े उससे छुपने का। इसलिए मोदी जी की मां का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, एक कार्यकर्ता ने बोल दिया तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। सदन के अंदर उनका सांसद उससे गंदी गंदी गालियां दे रहा है, कोई मुद्दा नहीं है, न भाजपा कार्रवाई कर रही है न स्पीकर कार्रवाई कर रहा है, और कह रहे हैं कि उसका टिकट काट दिया हमने। रमेश भिदौड़ी की बात कर रहे हैं आप। ऐसे हाँ। बहुत नेता हैं, राम जादे हराम जादे सदन में तो बोला गया, विधानसभा लोकसभा में बोला गया। उनके नेता जो है कांग्रेस की लीडरशिप के, ये क्या क्या जर्सी गाय 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। अरे भाई अगर आप माँ की गाली के प्रति संवेदनशील होंगे तो आप वही गाली देंगे कैसे। तो भाजपा का दोहरा चरित्र है ये सारा, सनातन से लेके जो है आडंबर, ये आडंबर केवल जनता को फंसाने के लिए है। अगर इसके प्रति जरा भी वो सीरियस होते तो पहले अपने दल के अंदर नेतृत्व में तो सनातनियों को बिठाते। तो मेरी बात में कोई विरोधाभास है तो मैं काउंटर क्वेश्चन के लिए तैयार हूं। बिल्कुल, अभी आप जो कह रहे थे, अब मैं इस बातचीत को 27 के चुनाव की तरफ थोड़ा केंद्रित करके आपसे बात करना चाहूंगा। एक 22 का चुनाव था, भाजपा से लोग छोड़ छोड़ के इधर आ रहे थे, आपने कहा क्योंकि वो सरकार बनाना चाहते थे। 27 से पहले ऐसा देखा जा रहा है कि सपा से लोग छोड़ छोड़ के उधर जा रहे हैं, कैसे ये जो नहीं, ये कोई नई बात नहीं है, ये पुराना इतिहास है कि जो सत्ता दल होता है और इधर कुछ इस मानसिकता के लोग आए हैं जो पुलिस, जांच एजेंसी, इनके दम पे राजनीति में ज्यादा विश्वास रखते हैं। इससे पहले राजनीतिक लोगों के दम पे विश्वास होता था, पॉलिटिकल मैनेजमेंट, लोगों को समझाना बुझाना जोड़ना तोड़ना राजनीतिक लोग करते थे। इधर भाजपा की जो सरकारें आई हैं, जिस तरह तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया है, जिस तरह के अहंकारी और थोड़ा सा पुलिस और अपराधियों में ज़्यादा विश्वास रखने वाले लोग सत्ता में आए, काबिज हुए हैं, तो उनका विश्वास इसमें बड़ा है। तो पुराना इतिहास भी है और अभी तक थोड़ा ज़्यादा बड़ा है कि जब सरकार चल रही होती है तो विपक्षी दल के सांसदों को तोड़ा, विधायकों को तोड़ा जोड़ा जाता है। उनकी कुछ पे मुकदमे होते हैं, कुछ के रोजगार धंधे होते हैं, कुछ के लालच होते हैं, उन लोगों को दबाव बनाया जाता है, ऑफर किया जाता है कि जेल जाओगे कि हमारी पार्टी में आओगे। कुछ लोग जेल चले जाते हैं, कुछ लोग पार्टी में आ जाते हैं। तो आपको दोनों तरह के लोग दिख रहे हैं। बहुत सारे समाजवादी के लोग जेल में भी हैं, जो नहीं झुके वो जेल में हैं, जो घुटनों के बल बैठ गए वो भाजपा में है। ठीक ठीक। और दूसरा भी बता दो, जब चुनाव आता है उस समय सरकार में रहने वालों से लोग भागते हैं। आज जो भाजपा में लोग हैं
वो ये सोच रहे हैं कि चलो सरकार है, ये कुछ कर नहीं रही, तो कम से कम सरकार का नाम तो है, हमारा नुकसान तो नहीं कर रहा। अभी सच बोल देंगे तो पीछे पड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है, वो आपने देखा था ना योगी जी के पहले कार्यकाल में कितने सांसद विधायक बैठ गए थे, उससे कई गुना ज्यादा लोग नाराज बैठे हैं। और दिल्ली लखनऊ में जिसे देसी भाषा में कहते हैं जो लट्ठम लट्ठा है, वो मीडिया को तो पता ही है। टिकट के लिए जो मैराथन दिल्ली के लिए सभी विधायक दौड़ भाग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं टिकट कटने वाला है, बहुत सारी नहीं, करने वाला नहीं है। ये वाले कहते हैं कि मैं उनको ठीक कर दूंगा, वो वाले कहते हैं कि मैं इनको ठीक कर दूंगा। सत्ता में भाजपा दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है, परमानेंट डीजीपी नहीं बन पाता, अप्रूवल नहीं हो पाता है। अधिकारियों को लेके जिस तरह का झगड़ा है, ठेकेदारों को जिस तरह झगड़ा है, वो दिल्ली वालों के हैं, वो लखनऊ वालों के हैं। तो जिस तरीके से दिल्ली वालों के आदमी पे वहाँ से वाले जांच करते हैं, यहाँ वाले आदमियों पे वहाँ के लोग जांच करते हैं, तो अपोजिशन पार्टी के रूप से मैं, हमारे को तो दोनों ही पीछे हैं हमारे, लेकिन वो एक दूसरे के भी पीछे हैं। तो आपको दिखता होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे साथ बातचीत में राज्यपाल कश्यप जी थे, तो उन्होंने बताया कि इस बार भी अगर सपा दरवाजे खोल दे, हम रोक नहीं रहे, तो सैकड़ों विधायक तो आज ज्वाइन कर लें भाजपा के। आपको क्या लगता है कि 22 वाली चीज फिर से अखिलेश जी करेंगे? 22 में हम हारे, हाँ, तो बहुत सारे लोग ये सोच के चले गए कि 22 के माहौल में हम नहीं जीते तो अब क्या जीतेंगे। तो जैसे ही 24 में हम जीते हैं, बहुत सारों को मलाल है कि ये क्या गलती कर दी। फिर उसमें से कुछ आएंगे? अब वो सब तो जिनसे बात करते हैं वो जाने, मैं तो नहीं बात करता, न मैं उनके पक्ष में हूँ। और मेरे नेतृत्व ने भी कोई निर्देश किसी नेता को मेरी जानकारी में नहीं दिया कि उनसे कोई दोस्ती बढ़ाए। ठीक, तो 24 के रिजल्ट आने के बाद से ही बहुत सारे लोग ये जान रहे हैं कि भाजपा डूबता जहाज है। और कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो पद पे होता है, वो बहुत ही कमिटेड आदमी ये सोचता है कि डूबेंगे या मरेंगे इसी के साथ। जिन्हें विधायक ही बनना है, जिन्हें मंत्री ही बनना है, जिन्हें सरकार बनना है, वो तो सोचते ही कि मौका पड़े तो किसी सेफ जोन में चले जाए। फिर भी अगर नाम ले लेके मैं क्लियर पूछ लूं, राजभर जी वापस आए समाजवादी पार्टी में, तो आपको क्या लगता है इनको वापस लेना चाहिए 27 के लिए? ये मुझे लगता है कि नहीं लेना चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर वापस आते हैं तो क्या लगता है आपको, उन्हें वापस लेना चाहिए? देखिए, ये सब लोग पार्टी के दिए हुए सम्मान, पद, प्रतिष्ठा को छोड़ के गए और बस बड़ा सपना देखने के चक्कर में चले गए। तो इनको लेने से थोड़ा कार्यकर्ता को भी समझाना पड़ता है। हमारे नेता पर, हमारी पार्टी के मूल विचारों पे कुछ भी बयान दे देना, पार्टी के अंदर बैठ के कहना आप हमारे भाई हैं, आप ही हमारे संरक्षक हैं, पार्टी के बाहर बहुत ही अपमानित भाषा बोलना, तो इस तरह के जो चरित्र हैं। जयंत जी अगर वापस आए? नहीं, मतलब इस तरीके से देखो, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा, कौन आए कौन ना आए। लेकिन मुझे नहीं लगता, 24 का जो हमारा अनुभव है जी, कि आप समाज के हर वर्ग को अपनी पार्टी में सम्मान स्थान दीजिए, हिस्सेदारी भागीदारी दीजिए, वो समाज आपसे सीधा जुड़ने को तैयार है, कनेक्ट होने को तैयार है। और हमसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिस जात की पार्टी के नाम पे एक पार्टी आपने जोड़ी, उसने जब चुनाव लड़ाया तो अपनी जात का कोई लड़ाई नहीं लड़ाया, तो एक आध घर वाला लड़ाया और कोई नहीं लड़ाया। और हम आपके साथ आए तो हमारे समाज के 2 सांसद बन गए, 1 सांसद बन गया, 20 एमएलए बन गए, 10 एमएलए बन गए। तो जब जनता सीधा अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी में विश्वास कर रही है, तो क्यों बीच में इस ठेकेदारी प्रथा को चलाना। अभी ये संजय निषाद जी कुछ भाजपा से असंतुष्ट से नजर आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर कह दिया कि अगर हमसे असंतुष्ट हैं तो गठबंधन से बाहर कर दीजिए। क्या लग रहा है, कुछ तो अंदर उस दिन खाने? भी कहा था कि अगर वो क्यों इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा उनसे अलग हो। आप देखिए, आप संतुष्ट हैं कि नहीं है, आप निषाद समाज को उनका आरक्षण दिला पाए कि नहीं दिला पाए, समाज में हिस्सेदारी भागीदारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, प्रशासनिक व्यवस्था में आपके लोगों का सम्मान रह रहा है कि नहीं रह रहा, सरकार के मंत्री हो गए, आपको आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है, आपकी क्या मजबूरी है कि आप अलग नहीं हो सकते। भाजपा जान गई है कि इन्हें मंत्री रहना है, इसलिए कोई इनकी सुनने की जरूरत नहीं, मंत्री बनाए रहने, चिल्लाते रहेंगे, वही हो रहा है।
समाजवादी पार्टी 27 के चुनाव के लिए उसका कैडर अगर विधानसभा वाइज किस तरीके से तैयार है, आप तैयारी में लग गए हैं या अभी आप इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव की घोषणा हो, किस तरीके आप से? देखिए, चुनाव अब हर साल हो रहे हैं, कोई ना कोई चुनाव हर साल होता है, तो पॉलिटिकल वर्कर इंगेज रहता है। बाकी चुनाव दर चुनाव संगठनिक स्तर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, बाकी सब लोगों को जिम्मेदारी भी दे रहे हैं, और जो कमियां चुनावों में सामने नजर आती हैं एक इलेक्शन में, उससे जो सीख सबक होती है उसको लेके अगले चुनाव में कार्यकर्ताओं को उसी तरह तैयार होने का, उन कमियों को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, निर्देश देते हैं, मदद करते हैं, और ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी का जनाधार और वोट शेयर और रिजल्ट बेहतर हो रहा है दिन पे दिन। आपकी अगर जो अभी चुनाव जो लोग आपसे बागी हुए उन विधानसभा सीटों की बात करें, गौरीगंज की अगर मैं पहले बात करूं, क्योंकि वहां से जो आपके इससे पहले विधायक थे जो वर्तमान में अभी विधायक हैं लेकिन आपसे बागी हैं, वो कह रहे हैं मैंने तो सब खत्म कर दिया, समाजवादी पार्टी में वहां कोई नेता ही नहीं है। आप किसको टिकट देंगे वहां से, कैसे इतने जल्दी अपने लिए कैंडिडेट तैयार करेंगे गौरीगंज में? नेता कौन बनाता है? जो भाषण दे रहे हैं इतने लंबे चौड़े, या कि कोई राजा महाराजा पैदा हुए थे? पहली बार जनता विधायक तो ने- समाजवादी पार्टी ने बनाया। नहीं, समाजवादी पार्टी ने भी बनाया, लेकिन जनता ने भी बनाया। बिल्कुल। जब नेताजी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था, ऐसे ऐसे लोग एमएलए बन के आए थे, जो उस समय की जो न्यूज़ रिपोर्टिंग आप देखें, बहुत ही सीधे भोले, जिन्हें सत्ता का कुछ ज़्यादा उस समय ज्ञान भी नहीं था, ऐसे ऐसे सीधे लोग बन के आए थे। जनता ने विश्वास किया, नेताओं में वोट दिया। तो कोई ये कहे कि मैंने सब खत्म कर दिया, ये तो रावण ने भी ऐसे सोचा था। क्या सोचा था रावण ने? यहाँ यमराज बने हैं, वहाँ शनि बने हैं, वहाँ सारे ग्रह नक्षत्र बने हुए हैं, मेरे को कौन छू लेगा? तो रावण का अहंकार नहीं बचा। तो यहाँ तो पल पल औकात दिख जाती है। 3 बार के विधायक हैं, बात बात में वो इलाज कर 6 बार के भी विधायक हैं इस प्रदेश में, 7 बार के भी हैं, 8 बार के भी हैं, 10 बार के भी हैं। ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो 6 बार के विधायक है, टिकट नहीं पाए हैं, वेटिंग में है। कहीं तो नाम लेके बता दो। ले लीजिए। नहीं, मतलब नाम क्यों ले किसी का, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो 6 बार के लगातार विधायक थे। नहीं, मैं गौरीगंज सीट पे स्पेसिफिक जानना चाह रहा था कि आप वहाँ पे- गौरीगंज पे स्पेसिफिक क्यों हैं? नहीं, मैं हर एक चीज जो चारों विधायक थे, फिर मैं इसके बाद जो है अयोध्या की गोसाईगंज सीट पे जाऊंगा। मूल रूप से नए परसिमन में ये समाजवादी सीटें हैं। जो लोग यहाँ से जीते हैं वो सिर्फ इसलिए जीते हैं क्योंकि ये पार्टी में पहले से चल रहे थे, इनको टिकट मिला। 2014 से पॉलिटिक्स चेंज हुई है। 2012 में राजनीति सपा वर्सेस बसपा थी जी। अब चुनाव भाजपा के साथ हुआ है। आप बूथ वाइज देख लीजिए, जिन क्षेत्रों से आए हैं, जिन सोशल ग्रुप को ये रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ का बहुत कम वोट पाए, अधिकांश वोट समाजवादी पार्टी का वोट पाए। क्योंकि सिटिंग थे तो लगातार टिकट मिल रहे थे, सिटिंग पूर्व। ये समाजवादी नए परसिमन में समाजवादी टेनर की सीट है। उदाहरण के लिए गौरीगंज का ही आप पूछ रहे हैं, तो मैं मुसाफिर खाना ब्लॉक नए परसिमन जुड़ा है जी, जो स्ट्रांग होल्ड है समाजवादी पार्टी के सामाजिक समीकरण का, जी। वोट बैंक का, समाजवादी समर्थकों का। तो इस कारण से ये समाजवादी सीटें हैं, और शामिल बाजा बज रहा था। ये लोग भी अपना जिंदाबाद अपने को अपनी जिंदाबाद करा रहे थे उसमें। सेम बहुत बार समाजवादी पार्टी के समर्थकों का इनसे नाराजगी होती थी, वो माननीय अखिलेश जी के प्रचार प्रसार से दूर हो जाती थी, वोट मिल जाता था। तो इसलिए ये समाजवादी पार्टी के स्ट्रांग होल्ड सीटें हैं नए परसिमन में। 12 से पहले के जो लोग आंकड़े दिखाते हैं वो गुमराह करते हैं। जब नया परसिमन हो गया तो क्षेत्र नया हो गया, और समाजवादी पार्टी ही इन सीटों में जीतेगी। ये ऊंचाहार में भी होगा और अयोध्या के गोसाईगंज में। हाँ, निश्चित तौर। आपको यहाँ पे कैंडिडेट ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? क्योंकि ये सारे लोग अपने आप को बाहुबली लगाते हैं और बात बात में इलाज कर देंगे, या जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं क्या उनको। हारे नहीं क्या? 17 में गोसाईगंज में हारे नहीं थे क्या? वैसे हारे थे ना। तो सिर्फ बाहुबल से ही सब होता। आज के समय में जिस युग में थोड़ा लोगों में अवेकनिंग आ गई है, जागरूकता आ गई है, मीडिया सोशल मीडिया हो गया है,
बाहुबली तो एक गाली है राजनीतिक चुनाव के दौरान। बिल्कुल। कोई डर के वोट देता है क्या? फिर कोई बाहुबली हारता ही नहीं। हारते क्यों है बाहुबली? हारते नहीं क्या? कौन नहीं हारा है? और बाकी तो अभी कोई अपराध जगत में इतना बड़ा नाम भी नहीं कर लिया। थोड़ा पैसा आना, 10-5 गाड़ी घोड़ा आगे पीछे आ जाना, इसी को बाहुबली कहते हैं। तो भाई अपने मन में कोई कुछ समझे। अब जनता का बल जिसके साथ है लोकतंत्र में, वो सरवाइव करेगा। अखिलेश जी तो बाहुबली नहीं है। कितने सारे बाहुबली दिन रात आगे पीछे घूमने के चक्कर में रहते हैं। अखिलेश जी को ध्यान रखना पड़ता है कि सट के हमारी इमेज खराब न करें। अभी और जो लोग को आप बता रहे हैं वो पार्टी में पहले से चल रहे थे। समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने मौजूदा परिस्थितियों में जितने भी नेता हैं उनमें सबसे ज्यादा शुचिता की राजनीति की। इस तरह की एक्टिविटीज को अपने दल में कंट्रोल किया है, कम किया है, इस तरह के लोगों को दूर किया है। कम दूर, जो कुछ पार्टी में होगा भी तो उसको स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। एक गोंडा से नेता है ब्रजभूषण सिंह जी, गाहे बगाहे आए दिन अखिलेश जी की तारीफ कर देते हैं। जहां भाजपा का पूरा कैडर उन्हें सनातन विरोधी, धर्म विरोधी साबित करता है, वो कहते हैं उनसे बड़े सनातनी कोई नहीं है। बहुत सारी चर्चा है कि ब्रजभूषण सिंह जी का नेताजी से नजदीकी संबंध था। कुछ शामिल, उन नेताजी भी पहलवानी में रुचि रखते थे, पहलवान थे, वो भी रखते हैं। फिर पार्टी में भी वो रहे। और नेताजी का और समाजवादी नेताजी के परिवार का, माननीय अखिलेश जी का ऐसा रहा है जिससे भी रिश्ते बन जाते हैं, हमारी वजह से रिश्ते और व्यवहार हमेशा अच्छा रहता है, रिश्ते अच्छे रहते हैं। तो ब्रजभूषण सिंह जी कई बार इधर भाजपा में भी उनको लेके तमाम तरह का दिल्ली लखनऊ हो रहा है, आप भी जानते हैं। तो ब्रजभूषण सिंह जी कई बार विषयों पर राय देते हैं, बेबाक बोलने के वो जाने जाते आदी हैं, उनकी आदत है, शौकीन है। तो वो कई बातों को बोलते हैं और मुझे लगता है कि वो बोल के अपनी स्वीकारता बढ़ा लेते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी के, आप जानते हैं कि अखिलेश जी ने ये काम अच्छा किया है या ये काम खराब नहीं किया है, उसके बावजूद भी आप प्रचार कर रहे हैं। तो एक वर्ग है जो कहता है, जानता है यार यार बहुत ही तुच्छ तरह का प्रचार हो रहा है। ऐसे में ब्रजभूषण सिंह जी सही तारीफ में, सही बात में सही कह देते हैं, तो उनकी भी स्वीकारता बढ़ती है। लोग कहते हैं हाँ भाई, आप भी आप चर्चा कर रहे हैं। आज ब्रजभूषण सिंह भी दूसरे भाजपा नेताओं की तरफ है, अंधभक्ति में उसी तरह अखिलेश जी की और समाजवादी बड़ी बुराई कर रहे होते, तो क्या आप ब्रजभूषण सिंह का सवाल पूछते? क्या मैं उनका जो उनकी बेबाकी है उसकी तारीफ करता? नहीं करते। इसी तरह जनता में भी उनको कुछ न कुछ लाभ होता है। 27 में अगर वो आपके खेमे में आते हैं तो आप स्वागत करेंगे? जिसको भी माननीय अखिलेश यादव जी और हमारी लीडरशिप स्वीकार करेगी, हम सबका स्वागत करेंगे। राजनीतिक रूप से आपको क्या लगता है, लाभ होगा ब्रजभूषण जी अगर आपसे जुड़ते हैं तो? ये पार्टी का आकलन करेगी, माननीय अखिलेश यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय कमेटी जो हमारा संगठन है, वो आकलन करेगा कि किसके आने, हर व्यक्ति के आने से कुछ सवाल होते हैं, कुछ प्लस होता है, कुछ माइनस होता है। देखना होता है कि किसके आने से कितना प्लस है, कितना माइनस है। ये आकलन का विषय है, इसलिए इसमें मेरी व्यक्तिगत राय का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, अब आपसे मैं जानना चाहूंगा 27 में क्या हो रहा है, समाजवादी पार्टी का कैसी परफॉर्मेंस रहेगी? मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप रीजनिंग पढ़ते होंगे जी, एक बार 2 बढ़ा, फिर दोबारा 2 से 4 हुआ, फिर 4 से 8 हुआ, जिस प्रोपोर्शन में समाजवादी पार्टी का रिजल्ट और समर्थन बढ़ रहा है, उस हिसाब से समाजवादी पार्टी को 27 में क्लीन स्वीप करना चाहिए। सीटों पे कोई नंबर देना चाहेंगे? आपके प्रदेश अध्यक्ष ने हमारे साथ बातचीत में 350 प्लस का कहा था कि कम से कम तो इतना ला रहे हैं। मैं नंबरिंग में विश्वास नहीं करता। मेरा मानना है 403 सीटें हम जीतने के लिए लड़ेंगे। हमारे सारे नेता कार्यकर्ता, गठबंधन होगा तो इंडिया अलायंस जो भी होगा, उसमें जो जिसको सीट मिलेगी उस सीट को भी अपनी सीट मान के मेहनत करेंगे और हर सीट को जीतने के लिए लड़ेंगे। जब समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में लोकसभा हार सकती है और योगी आदित्यनाथ अपनी गोरखपुर सीट समाजवादी पार्टी के हाथों हार सकते हैं, केशव मौर्य लगातार अपनी सीट हार रहे हैं, तो अब कमजोर और मजबूत सीट का जो समीकरण गणित है वो उतना मजबूत नहीं रहा जैसा पहले था। इसलिए समाजवादी पार्टी के प्रति आकर्षण है लोगों में,
मेरा विश्वास है 2027 में प्रदेश की किसी भी सीट को समाजवादी पार्टी जीतने में सक्षम है। कोई भी सीट भाजपा की सेफ नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सकारात्मक माहौल है और भाजपा को बहुत सारे सवालों का जवाब देना है। इसलिए हर सीट पे वो कम या ज़्यादा लूज करेंगे, हम विन करेंगे। आकलन सिर्फ यही करना है कि हमारी तरक्की उतनी होती है कि हम उस सीट को, मार्जिन को क्रॉस करके जीत लें, कोशिश करेंगे जीतने की। तो 403 सीटों को जीतने के लिए हम लड़ेंगे, बाकी जनता पे है, परिस्थितियों पे है। आप क्षत्रिय समाज से आते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक कुटुंब परिवार की मीटिंग हुई जिसमें लगभग हर दल के जो क्षत्रिय समाज के कुछ कुछ लीडर थे, बहुत सारे लोग नहीं गए लेकिन बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, उसको लेके बड़ी चर्चा है। जितना हमने अखबारों से पढ़ा है वो सिर्फ एक पार्टी विशेष के ही समर्थक और नेता थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो दिल्ली को संदेश दे रहे थे कि हमारी बहुत ताकत है। कुछ लोगों ने सफाई दी कि जन्मदिन था, कि ये था, कि अब मैं तो ऐसा जन्मदिन नहीं जानता जिसमें विधायक आए और एक ही वर्ग, है ना। कहीं कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है तो कुछ तो ज़्यादा कम हो सकते हैं, ठीक है, कुछ पूर्व भी हो सकते हैं, कुछ तो वो बात अलग है। ये भाजपा की समस्या है। हम समाजवादी हैं, हमने जाति के आधार पर न दोस्ती की है न राजनीति की, इसलिए कुटुंब परिवार हमारी नहीं, दिल्ली वालों की समस्या है, लखनऊ वालों की समस्या है, भारतीय जनता पार्टी की समस्या है। कुटुंब परिवार वाले अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रथम नागरिक हैं तो भाजपा के बाकी विधायक क्या हैं वो सोचें, हमें क्या सोचना है। हमको तो पूरी भाजपा सरकार सेकेंड रेट सिटीजन मानती है, इसीलिए हमको आम जनता को जिसके साथ शोषण, अन्याय, अत्याचार हो रहा है उसके साथ खड़े होकर मिलके भाजपा की सरकार को उखाड़ के फेंकना है। ठीक है, अब मैं आपसे व्यक्तिगत कुछ सवाल करूंगा जिसके बाद हम इस बातचीत को आखिरी ओर आएंगे। आपसे जुड़ा हुआ मामला है, आप जब नामांकन कर रहे थे उसमें आपके साथ प्रशासन और उसको, आप उस वाक्य को एक बार क्या हमसे बताएंगे, क्या हुआ था, किस तरीके से आपके साथ जो है प्रशासन की आपने बदसलूकी के आरोप लगाए? पूरे उत्तर प्रदेश में विधान कोऑपरेटिव के चुनाव से इलेक्शन लूटा गया था। कोऑपरेटिव के चुनाव में भी आपने देखे होंगे किस तरह रिटर्निंग ऑफिसर के हाथ से भी पर्चे छीन लिए गए। पुलिस प्रशासन देखता रहा, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये नई विधायक योगी सरकार ने शुरू की है। उन्होंने कई तरह से चुनावों को प्रभावित किया था। एमएलसी के कई लोगों को दूसरे तरह से दबाव बनाया। कुछ लोगों से कम नाराज थे, कुछ लोगों से ज़्यादा नाराज थे। मुझसे लगता है कुछ ज़्यादा ही नाराज थे। शासन प्रशासन को छूट थी। उन्होंने पहले एक सेट मेरा जमा हुआ था, दूसरे सेट को रोकने की कोशिश की थी। पूरा कलेक्ट्रेट में भाजपाइयों ने कब्जा कर लिया था और विपक्ष के लोगों के लिए 2.5 किलोमीटर पहले से बैरियर लगे हुए थे। हमारे लिए निर्देश था कि कलेक्ट्रेट कंपाउंड के अंदर केवल उम्मीदवार जाएंगे, उनके गनर भी नहीं जाएगा। इसलिए जब हम अंदर गए तो हमारे साथ हमारा गनर भी नहीं था, हम दोनों उम्मीदवार ही थे केवल। और आपको तो वीडियो में दिखता होगा पूरी भाजपा थी। हमारे लिए या पॉलिटिकल वर्कर को अपमान और सम्मान इस बात से नहीं देखना चाहिए कि हमारा हमसे झगड़ा हो गया, हमसे हाथापाई हुई, वो हमारे साथ उन्होंने बदतमीजी की। इसको मैं अपमान उतना नहीं मानता। अपमान मैं इसको मानता हूँ कि मुझे कोई दल बदलू कह दे, मैं पर्चा छोड़ के भाग जाऊं, मैं समझौता कर लूं, मैं पर्चा न भरूं, ठीक है। उनका प्रशासन था, उन्होंने जबरदस्ती हमारे पर्चे खारिज किए। इस बारे में आपने पिटीशन कोर्ट में चल रही है। इस बारे में आपने अखिलेश जी को सूचना दी होगी, उनका क्या प्रतिक्रिया थी, क्या कहा उन्होंने, किस तरीके से आप, क्योंकि खराब तो लगता है मुझे सूचना नहीं देनी पड़ी। अच्छा, उन्हें अपने आप ही पता लग गया था। अच्छा। क्योंकि टीवी पे चला जी, तो तमाम कार्यकर्ता संपर्क में रहते हैं। क्योंकि ये घटना के बाद हम लोग तो प्रेस करने चले गए जी, और प्रेस करने के बाद गए तो उनका पहले ही फोन आ गया, हमारे पास भी आ गया, और भी जिन नेताओं को जिम्मेदार समझते थे
जी। उनके पास आ गया, उन्होंने आकलन भी कर लिया, जानकारी भी कर ली। हमारे को भी कई लोग आरोपित करना चाह रहे थे, वो भी उन्होंने जानकारी कर ली। तो हमारे नेता जनता से और आपसे कार्यकर्ताओं क्या से बात हुई, connected उन्होंने रहते कुछ हैं। आपको ढाढ़स तो बताया होगा, क्योंकि वो एक समय था खराब तो लगता है किसी भी नेता के लिए इस तरीके का प्रशासन या इस तरीके का व्यवहार। तो आपके नेता आपके साथ किस तरीके से खड़े रहे, आपको उन्होंने? पूरी तरह वो साथ हैं, मेरे ही नहीं, हर कार्यकर्ता के जिसके साथ अन्याय हुआ। और मैं इतना कंफर्टेबली कूलली आपका इस बात का जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल। तो मैं इसी भरोसे और विश्वास में दे रहा हूँ